वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पूरा चैप्टर कवर अप कर चुके थे एनसीईआरटी एनालिसिस में। ठीक, आज हम इसमें देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में सीखा क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने इस बात पे इस पर चर्चा करी है कि जो हमारा द्रव्य क्या होता है, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये बात उसने ये कही, द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम किस में मापते हैं? माइक्रोमीटर है या फिर नैनोमीटर है, पिकोमीटर है या फिर एंगस्ट्रॉम। इस चीज़ में हम पदार्थ के कणों को साइज आकार को मापते हैं। फिर दूसरा आ जाता है, हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, हमने देखा है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो ठोस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है या फिर गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस के कण देखो, जैसे कि हमने उसमें लास्ट में एक डायग्राम देखा था, लास्ट में जैसे उसमें डायग्राम में क्या था कि जो ठोस के कण होते हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में एक पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में होते हैं, तो उनमें जो होता है रिक्त स्थान बहुत कम होता है। रिक्त स्थान यानी ब्लैंक स्पेस, बीच में गैप जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और गैप कम होने के कारण उनमें क्या होता है? आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, किसमें? ठोस में। ठीक है, गैस के कणों में सबसे कम होता है। आकर्षण बल जो है गैस के कणों में वो सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि जो गैस में है वो कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए उनमें क्या है, दूर दूर होने के कारण उनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। द्रव के कण इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। मध्यवर्ती का मतलब है कि द्रव के कण क्या है, इन दोनों के बीच में आता है, कि इन दोनों के मतलब बीच में लाई करता है, इनके बीच आकर्षण बल। ठीक है, यानी ठोस से कम होगा और गैस से अधिक होगा। फोर्थ पॉइंट में क्या है? ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, यानी ठोस के जो कण हैं, ठीक, ठोस के जो कण हैं उनके बीच जो होता है ब्लैंक स्पेस बहुत कम होता है। ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान, यानी जो गैप होता है वो क्या है? बहुत कम होता है। ठीक, जो और जब भाई देखो ब्लैंक स्पेस कम है यानी रिक्त स्थान कम है, तो यानी वो हिल डुल नहीं सकते कण। जब हिल डुल नहीं सकते तो यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? मिनिमम होगी, यानी कि सबसे कम होगी। ठीक है, वहीं जस्ट अपोजिट ले लें हम किसका? गैसों का। गैसों के लिए ये अधिकतम होता है। क्या? रिक्त स्थान। देखो भाई, रिक्त स्थान जब उनमें गैप ज़्यादा होता है तो यानी उनकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी और उनके बीच में क्या होगा? ब्लैंक स्पेस भी खाली है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है। गैसों में क्या होता है, जैसे जो हमारे कण हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। कण बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण क्या है, उनके मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। किसमें? गैस ये अवस्था में। ठीक है, फिर इसके बाद ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। यानी ठोस में जो कण होते हैं, देखो जैसा हमने देखा था कि जब देखो उनके बीच रिक्त स्थान भी कम होता है और फिर गतिज ऊर्जा जो होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है। यानी जो ठोस के जो कण हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होते हैं, एक क्रमित में होते हैं, क्रम में होते हैं। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल और स्खलित हो सकती हैं, मतलब फिसल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो ठोस की जो कण होती हैं, ठीक है, जो सॉरी द्रव के जो कण होते हैं वो एक पानी कैसे बहता है? इस तरीके से तो बहता है, लेयर बाय लेयर ही तो चल रहा है। ठीक है, यानी जो ठोस के वो सॉरी द्रव के जो कण हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, तभी वो पानी बहता हुआ चला जाता है और द्रव मतलब बहने लगता है, यानी बहता है। ठीक, और गैसों में कोई क्रम नहीं होता। ठीक है, वो तो पता नहीं भाई, आवारा हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनके कण जो होते हैं अनियमित रूप से विचरण करते हैं, यानी इधर उधर टहलते रहते हैं गैसों की। ठीक, पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं, यानी ये एक दूसरे में परिवर्तित होती है। यानी क्या ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है, ठोस से गैस बन सकता है, या गैस से ठोस बन सकता है, मतलब किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो कैसे होंगी? या तो हम पदार्थ के दाब में परिवर्तन करें या फिर ताप में परिवर्तन करें। इन दोनों की अवस्थाओं परिवर्तन के कारण ही क्या होगा? पदार्थ की अवस्थाओं में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है, ऊर्ध्वपातन जो यहाँ पर एक प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि ये ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएं उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ये क्या हो, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, किसमें? गैसियस स्टेट में। ओके ओके, डन।
नेक्स्ट एक वर्ड आता है यहाँ पर निक्षेपण। निक्षेपण वर्ड का क्या मीनिंग है कि निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में, मतलब इसका निक्षेपण का क्या वर्ड मतलब होता है, मतलब ऐसा पदार्थ जो गैसीय अवस्था से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो गैसीय अवस्था से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड निक्षेपण। ठीक है, या क्वथनांक की समष्टि परिघटना। ठीक है, जिसमें समष्टि के कारण द्रव यहाँ से हमारे इसको हटा देते हैं कैमरे को। क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कारण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी क्वथनांक क्या है, क्वथनांक एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा टेम्परेचर पॉइंट है जिसमें क्या होता है, जो द्रव है वो किस में बदलना शुरू हो जाता है, भाप में। ठीक है, यानी गैसियस स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। क्वथनांक कौन सा पॉइंट है, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक एक ऐसा तापमान है जिस पर क्या हो कि द्रव मतलब जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। ठीक है, यानी एक सतह पर होने वाली परिघटना है जो क्या करती है, वो द्रव अवस्था से किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें गैसीय अवस्था में। सतह के कारण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्पमय अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, यानी वो शीतलन वाली बात जो हमने एक पिछले लेक्चर में कही थी कि जो सैनिटाइज़र होता है, सैनिटाइज़र को जब हम अपने हाथ पर डालते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे आसपास के एरिया यानी हमारी हथेली से क्या करेगा, और जो वायुमंडल से उस वहाँ से ऊर्जा लेगा, ऊष्मीय ऊर्जा लेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी हमारा जो हाथ है वो हमें ठंडा महसूस कर देता है। ठीक है, यही कारण है कि हम गर्मियों में छत पर क्या करते हैं, पानी डालते हैं, जिससे क्या हो कि आसपास का जो मतलब जो पानी है वो सूखेगा, और जिसके लिए वो क्या करेगा, अपने आसपास से क्या लेगा, ऊष्मीय ऊर्जा लेगा, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसीय अवस्था में। ठीक, वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला सतही क्षेत्रफल। ठीक है, यानी अगर जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया यानी ये इस तरीके से सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा वो क्या है, उतनी तेज़ी से उसकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक, दूसरा आता है तापमान। जितना ज़्यादा अधिक तापमान होगा, ठीक है, जितना अधिक तापमान होगा उतनी ही तेज़ी से क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। आर्द्रता का मतलब होता है हमारे आसपास वायु की उपस्थिति, यानी जलवाष्प कितना है हमारे एनवायरनमेंट में। अगर हमारे एनवायरनमेंट में जलवाष्प अधिक है तो वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है वो धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब पानी पहले से ही उपस्थित है तो वो पानी सूखेगा कैसे। ठीक है, पानी तो है। अब वहीं अगर आर्द्रता की कमी हो, यानी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जलवाष्प की कमी हो, तो वो क्या करेगा, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ऊष्मीय ऊर्जा लेगा और एकदम से वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है वायु की गति। वायु की गति भी हमारी वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्यों? एक हवा जो होती है वो हमारे आसपास की आर्द्रता को कम करती है। अगर तेज हवा चल रही तो हमारे आसपास की आर्द्रता को कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या है, वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तेजी से होने लगती है। ठीक, नेक्स्ट, जैसे कि हमने बताया कि वाष्पीकरण से क्या है, ठंडक या शीतलता उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब इस पर हमने कल चर्चा करी थी। ठीक, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। कैसे? कि वाष्पीकरण, ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे अगर पानी किस में, द्रव से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या क्या कर रहा है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ऊष्मा लेता है। ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ऊष्मा लेता है, जिसकी वजह से क्या है, आसपास के एनवायरनमेंट में ठंडक हो जाती है। ठीक, मतलब शीतलता का क्या है कि अगर जो हमारा द्रव है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक से पहले ही वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या करता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ऊष्मीय ऊर्जा लेता है, देन वो भाप में कन्वर्ट होता है, यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, शीतलता उत्पन्न हो जाती है, ठंडक उत्पन्न हो जाती है। ठीक, ये हो गया। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। ठीक है, यानी गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे? ठीक है, गुप्त ऊष्मा वो हो गई, ताप की वह क्वांटिटी है, वह मात्रा है जो क्या करेगी, जो 1 किलो लिक्विड है। ठीक है, ठीक है, जो 1 किलो लिक्विड है उसको द्रव के क्वथनांक पर पहुंचे बिना, ठीक है, गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है,
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है कि 1 किलो द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर, ठीक है, वो सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई पहले लाइन में, जो मैंने बोल दिया कि हाँ क्वथनांक पर पहुंचे बिना, नहीं ऐसा नहीं। गुप्त ऊष्मा क्या है, जो वायुमंडलीय दाब पर द्रव के क्वथनांक पर वो क्या हेल्प करे उसको, कहते हैं द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जो हेल्प करेगी वो क्या होगी, हमारी गुप्त ऊष्मा होगी। गुप्त ऊष्मा क्लियर होगी कि गुप्त ऊष्मा क्या है, ताप की वह मात्रा जिसमें क्या हो, हम जो लिक्विड है जो लिक्विड है हमारे पास, उसको वो क्या कर रही है, क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के लिए हेल्प कर रही है। ठीक, फिर आता है संगलन। संगलन क्या होता है, संगलन क्या होता है, संगलन वह मतलब वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ क्या है, ठोस अवस्था से द्रवीय अवस्था में जाता है। किस में जाता है, ठोस अवस्था से द्रवीय अवस्था में जाता है। संगलन की गुप्त ऊर्जा की वह मात्रा है जो हमारे पास 1 किलो ठोस होगा। ठीक है, देखो जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा थी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या मतलब था कि हमें द्रव को गैस में परिवर्तित करना है। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का क्या मतलब था कि हमें द्रव को गैस में परिवर्तित करना है। संगलन में क्या होता है, ठोस से लिक्विड में जाते हैं। तो जो हमारे पास ठोस है, 1 किलो ठोस है, उसको किसमें मतलब उसके गलनांक तक पहुंचाने के लिए, गलनांक बिंदु तक लाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है प्रेशर को, ठीक है, या फिर टेम्परेचर को, तो वो जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा ऊर्जा कहलाएगी, जो उसको हेल्प करेगी किसमें, ठोस अवस्था से द्रवीय अवस्था में जाने में। ठीक है, उसके गलनांक बिंदु पर। संगलन की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा की वह मात्रा है जो क्या करती है, गलनांक बिंदु पर उसको हेल्प करती है किसमें, ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में जाने में, ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में जाने में। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारे पास कुछ मात्रक दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मात्रक में क्या है, तापमान का क्या होता है, तापमान का होता है केल्विन। ठीक है, हम नॉर्मल में क्या यूज़ करेंगे, केल्विन। ठीक, फिर उसके बाद लंबाई है, लंबाई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मीटर। ठीक, संगति कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, द्रव्यमान का केजी। ठीक, भार, ठीक है, भार का क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक, आयतन का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। घनत्व का क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हमारा क्या हो गया, किलोग्राम, और आयतन क्या हो गया, मीटर क्यूब, यानी घन मीटर। तो ये घनत्व क्या हो गया, घनत्व बराबर हो जाता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। मैं घनत्व को एक बार डिफाइन कर दूं, घनत्व क्या है, एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी स्पेसिफिक क्षेत्रफल में कणों की संख्या। ठीक है, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में कणों की संख्या क्या कहलाती है, कणों का घनत्व कहलाता है। ठीक, घनत्व क्या है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जिसका मात्रक हो जाएगा केजी पर घन मीटर। और दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।